गुड मॉर्निंग जी। आज लेक्चर नंबर आपका 32 है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिपेंडेंट ब्रांचेस ऑलमोस्ट क्या कर ली थी एंड होलसेल ब्रांच भी कर ली थी ना। होलसेल ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच हमारी होगी थी। इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच में होता क्या है कि हेड ऑफिस और ब्रांच अपनी अपनी सेपरेट बुक्स मेंटेन करती हैं। हेड ऑफिस अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, बड़ी ब्रांचेस हैं, और यहां से शुरू हो रहा है, देखो आई थिंक ये तो एक्सरसाइज में चले गए ना हम लोग। इंडिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस अपनी बुक्स मेंटेन करता है और ब्रांच अपनी बुक्स मेंटेन करती है। और कोई भी इंडिपेंडेंट ब्रांच बाद में जाके इंडिपेंडेंट होती है, पहले तो वो डिपेंडेंट ही होती है। छोटी ब्रांच है तो डिपेंडेंट ही होगी। लेटर ऑन जब ब्रांच बड़ी हो जाती है तो उसे हम इंडिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। तो हेड ऑफिस और ब्रांच, जैसे मैंने बोला, अपनी अपनी बुक्स मेंटेन करती है। तो पहले हम बात करेंगे कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में, उनकी एंट्रीज क्या होती है। ऑफ कोर्स हेड ऑफिस की अपनी ट्रांजैक्शंस होंगी, ब्रांच की अपनी ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होगी ना जो हेड ऑफिस ब्रांच के साथ डील करता है, उसकी ट्रांजैक्शंस क्या रहेंगी वो पहले पढ़ लेते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो हम इस चीज को पढ़ते हैं कि हेड ऑफिस जब ब्रांच के साथ डील कर रहा है, उसको गुड सेंड कर रहा है, उसको कैश भेज रहा है और उसके एक्सपेंसेस पे कर रहा है या उसे कैश ले रहा है, तो उसकी एंट्रीज हेड ऑफिस क्या करता है। और ब्रांच उसकी एंट्रीज खुद करेगी तो क्या करेगी। एक तो उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये वाली एंट्रीज हैं हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुई हैं, तो बताइए हेड ऑफिस क्या एंट्रीज करेगा और ब्रांच क्या करेगी। ये वाला टॉपिक डिपेंडेंट ब्रांच में नहीं था, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच में तो एंट्री हेड ऑफिस नहीं करनी होती थी, जो भी करनी होती थी। तो यहां अब 2 बुक्स मेंटेन हो रही हैं। दूसरा होता है कि आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है और उसमें ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का ट्रायल बैलेंस होता है और हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस होता है। दोनों का पीएनएल बनाने को बोल देते हैं कि हेड ऑफिस का पीएनएल बनाओ और ब्रांच का पीएनएल बनाओ। तो बन जाता है, हेड ऑफिस का भी बन जाता है, वो आता ही है हमें बनाना, और ब्रांच का पीएनएल भी बन जाता है। और तीसरा पार्ट होता है कि कहते हैं कि उसकी बुक्स इनकॉर्पोरेट करो, ब्रांच की बुक्स को उठा के हेड ऑफिस की बुक्स में लाओ और एक जगह बैलेंस शीट तैयार करो। ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन होता है जो डिपेंडेंट ब्रांच में होता है। पहला कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी एंट्रीज करना, हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा और ब्रांच क्या एंट्रीज करेगा। दूसरा, ब्रांच का अपना ट्रायल बैलेंस होगा, हेड ऑफिस का अपना ट्रायल बैलेंस होगा, तो ब्रांच अपना पीएनएल बनाए और हेड ऑफिस अपना पीएनएल बनाए, वो कैसे बनेगा। और तीसरा होता है कि ब्रांच की बुक्स को इनकॉर्पोरेट करना होता है एंड पे, क्योंकि बैलेंस शीट तो हेड ऑफिस ही बनाएगा, तो उसकी बुक्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है एट द ईयर एंड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक जो हम डिपेंडेंट ब्रांच के केस में कर रहे थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि हम गुड्स भेजने और ब्रांच का प्रॉफिट निकाल रहे थे, शुरू से लेकर एंड तक की सारी एंट्रीज करते थे। गुड्स भेजे, ब्रांच ने खर्चा किया, ब्रांच ने सेल की, ब्रांच ने एक्सपेंस पे किए, ब्रांच ने कैश रिमिट किया, सारी ट्रांजैक्शन हो रही थी। अब ऐसा नहीं होगा। पहले टाइप के क्वेश्चन में तो क्या होगा कि मेरे और आपके बीच की जो ट्रांजैक्शन उसकी एंट्रीज होंगी बस। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होगी, आपने की होंगी, मैं उसकी एंट्रीज नहीं करूंगा। मेरे और आपके बीच की जो ट्रांजैक्शन है उसको यहां सीखेंगे कि मैंने आपके साथ जो गुड्स ट्रांसफर किए, जो कैश लिया, उसकी ट्रांजैक्शन। इसके अलावा आप कैश पे कर रहे हो, आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, आप कैश सेल कर रहे हो, उसकी एंट्रीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो नॉर्मल एंट्रीज। अगर आप अपनी बुक्स में कैश सेल रिकॉर्ड कर रहे हो तो एंट्री क्या करो, कैश टू सेल। आप अपनी बुक्स में एक्सपेंस पे कर रहे हो तो एक्सपेंस टू कैश। आप अपनी बुक्स में क्रेडिट सेल कर रहे हो तो क्रेडिट डेटर टू सेल। कैश रिसीव कर रहे हो उनसे तो कैश टू डेटर्स, उसकी एंट्रीज नहीं होंगी। डिपेंडेंट ब्रांच में सारा कुछ की एंट्रीज हो गए, ब्रांच का प्रॉफिट निकाल रहे थे। तो यहां जो पहले टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें यही होगा कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शन जो होंगी उनकी एंट्रीज, सिर्फ उनकी एंट्रीज। दूसरा, आपका ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, मेरा ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, बोलेंगे प्रॉफिट निकाल दो, तो आप अपना प्रॉफिट निकाल लेना, मैं अपना निकाल दूंगा। अलग अलग है, सेपरेट एंटिटीज हैं। और तीसरा कि आपका ट्रायल बैलेंस होगा और मेरा ट्रायल बैलेंस होगा, बोलेंगे इनकॉर्पोरेट कर दो प्रॉफिट निकाल के, एक जगह प्रॉफिट निकाल लेंगे और बाद में कॉमन बैलेंस शीट बना देंगे। ये 3 टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं। फॉरेन ब्रांचेस में भी यही 3 टाइप के होते हैं। फॉरेन ब्रांच में थोड़ा और कम हो जाता है, ट्रांजैक्शन नहीं पूछते हैं। तो ये पहले हम ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि अगर हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शन होती है तो हेड ऑफिस उन एंट्रीज को क्या करता है और ब्रांच उन एंट्रीज को क्या करता है।
कॉमन एंट्रीज आइए, ये रही, ये मैंने आपको बता दिया। ब्रांच मेंटेन इट्स एंटायर बुक ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम। ब्रांच अपनी बुक्स खुद मेंटेन करता है। ब्रांच ओपन इन, अच्छा ब्रांच के लिए ना कैपिटल जो होता है वो हेड ऑफिस होता है। सोर्स कैपिटल क्या होता है, जहां से पैसा आता है। तो ब्रांच के लिए जो कैपिटल होता है वो हेड ऑफिस होता है। तो ब्रांच के पास जो भी आएगा हेड ऑफिस की तरफ से, या तो आएगा या जाएगा, हेड ऑफिस को डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा। तो ब्रांच के लिए सब कुछ हेड ऑफिस है। ब्रांच अगर अपनी बैलेंस शीट भी बनाएगा ना तो कैपिटल की जगह हेड ऑफिस का खाता लिखेगा, क्योंकि वही उसका सोर्स है। ठीक, ब्रांच ओपन इन इट्स बुक्स ए हेड ऑफिस अकाउंट टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, क्योंकि वो सोर्स है। वो बताएगा ना मेरे को किससे एंट्री मिली, तो या तो हेड ऑफिस को डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा। ठीक, हेड ऑफिस भी ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करेगा। ऑफ कोर्स हेड ऑफिस भी तो बताएगा ना मैंने किसको चीजें भेजी हैं। अगर आप सेपरेट एंटिटीज भी हो, ब्रांच हेड ऑफिस का लिंक नहीं है, तब भी आप यू ऑल आर सेपरेट, और मैं अगर आपको कोई चीज भेजूं या आपसे चीज लूं तो या तो मैं आपको डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा। तो अगर मैं आप लोगों को अपनी ब्रांचेस भी ट्रीट कर लूं, तब भी जब भी मैं कोई चीज भेजूंगा आपको डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा। तो मेरी बुक्स में मेरी सारी ब्रांचेस के अकाउंट ओपन होंगे। सिमिलरली आप जिससे भी रिसीव करोगे, मान लो एक्स लिमिटेड से रिसीव कर रहे हो, तो आप एक्स लिमिटेड को या तो डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो। तो सिमिलरली ब्रांच अगर हेड ऑफिस से कोई चीज रिसीव कर रहा है तो उसके लिए वही एक्स लिमिटेड है। ठीक है, तो ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एट द अकाउंटिंग ईयर, एंड सेंड कॉपीज ऑफ दिस स्टेटमेंट टू हेड ऑफिस फॉर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब एंड में इकट्ठा कर लो, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनेगी, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, वो तो एक ही बनेगी ना बाद में। ब्रांच क्या करता है, कहता है अपना ट्रायल बैलेंस, क्योंकि अपनी एंट्रीज कर रहा है, तो ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस बनाता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, और उसकी कॉपीज भेज देता है किसको, हेड ऑफिस को भी इनकॉर्पोरेट कर ले, अपनी बुक्स में डाल लीजिए। ठीक है, और आफ्टर रिसीविंग द फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम ब्रांच, हेड ऑफिस रिकंसाइल बिटवीन द टू ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस। ये रिकंसिलेशन करता है, डिफरेंस अगर उनमें है। किस बात का डिफरेंस होगा, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस कुछ हो सकता है, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस कुछ और हो सकता है। सपोज करो आप मेरे हेड ऑफिस हो, तो मेरी बुक्स में हेड ऑफिस 10 लाख का है और आपकी बुक्स में मेरे नाम 8 लाख खड़ा है, तो मिसमैच हो रहा है ना। मेरी बुक्स में गुड्स रिसीव्ड 10 लाख के, आपकी गुड्स में गुड्स सेंट 12 लाख के हैं। तो ये कैसे हो गया, आपने गुड्स सेंड किए वही मैंने रिसीव किए, आपने 12 सेंड किए, मैंने 10 लाख रिसीव किए, तो मिसमैच हो गया। उस मिसमैच को रिकंसाइल करना पड़ता है। ठीक है, हेड, और रिकंसाइल करने के बाद उसको हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपनी बुक्स में। तो ये 5 चीजें होती हैं। पहले हेड ऑफिस अपनी बुक्स मेंटेन करता है और ब्रांच अपनी बनाता है, और डबल एंट्री सिस्टम पे बुक्स मेंटेन होती हैं। ब्रांच अपनी बुक्स में सोर्स ऑफ एंट्रीज ब्रांच का हेड ऑफिस ही होता है, ब्रांच का अपना कोई कैपिटल नहीं होता, और इसलिए ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस का खाता रिकॉर्ड करता है। हेड ऑफिस हर ब्रांच के अकाउंट को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद ब्रांच ईयर एंड में ट्रायल बैलेंस तो बन ही जाता है ना, उस ट्रायल बैलेंस से क्या रिकॉर्ड करता है, वो अपने फाइनल अकाउंट तैयार कर लेता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तैयार कर लेता है, और तैयार करने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस आता है, जो भी जानकारी होती है, वो उसकी कॉपीज वो हेड ऑफिस को दे देता है। हेड ऑफिस उसको रिसीव करता है, देखता है कि बैलेंसेस में डिफरेंस है, उसे रिकंसाइल करता है। जैसे बैंक रिकंसिलेशन बनता है ना, पासबुक के कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस है, सिमिलरली उसको रिकंसाइल करता है वो। तो रिकंसिलेशन करने के बाद अपनी बुक्स में उसे इनकॉर्पोरेट कर लेता है। ठीक है, तो हमारा जो 3 टाइप के क्वेश्चन, एक तो ये वाले पे बन जाता है क्वेश्चन, एक ये वाले पे बनता है, और इस वाले पे बन जाता है कि एंट्रीज हेड ऑफिस और ब्रांच की कॉमन एंट्रीज करके बताओ। इस वाले क्वेश्चन भी हैं आपके बुक में, और फिर आपको ट्रेडिंग P&L ब्रांच का बनाने को बोल देते हैं, और बाद में इनकॉर्पोरेट करने को भी बोल देते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सबसे पहले हम एंट्रीज की बात करते हैं। यहां पर वही ट्रांजैक्शन है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होंगी, बाकी ट्रांजैक्शन तो वो आती ही हैं। ठीक है, तो डिस्पैच गुड्स बाय ब्रांच। अब यहां पर पहले क्या कर रहे थे, हम एक ही एंट्री कर रहे थे ना, सिर्फ हेड ऑफिस करता था एंट्री। अब हेड ऑफिस भी करेगा और ब्रांच भी करेंगे, क्योंकि 2 बुक्स बन रही हैं। गुड्स डिस्पैच
टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। एंट्री बताओ क्या होगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच, सॉरी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच को डेबिट कर देंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा। और ब्रांच क्या एंट्री करेगा? गुड रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस, गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। ठीक है। दूसरी एंट्री व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। हेड ऑफिस की बुक्स में क्या आएगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच की बुक में क्या होएगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड रिसीव फ्रॉम ब्रांच हेड ऑफिस। मेरा दिमाग कहीं और है। एंट्रीज रिकॉल तब नहीं होती है, तो बोल रहा था रिकॉल नहीं होती जब दिमाग कहीं और हो। तो दिमाग अगर सीधा सीधा पेपर पे पढ़ाई पे हो तो फिर रिकॉल हो जाती है। दोबारा ट्राई करते हैं। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो क्या एंट्री होगी? मैं भूल गया, आप बता दो। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, वापस आगे, और हेड ऑफिस की बुक्स में क्या आएगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। दोबारा से, जब गुड रिटर्न हो रहे हैं तो ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होगी? हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा वो। चलो अब मैं पूरी कंसंट्रेशन से, हाँ वो बताने वाली बात होती तो मैं खुद ही बता देता है ना, नहीं बताने वाली है ना, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, बट समथिंग पर्सनल। जब गुड्स वापस आ गए हेड ऑफिस की बुक्स में, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच क्या एंट्री करेगा? वो रिटर्न करना है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट करेगा, गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। ठीक, ओके। नेक्स्ट एंट्री बन रही है आपकी ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ब्रांच एक्सपेंसेस है, ब्रांच ने पे किए। अब एक बार बताओ, हेड ऑफिस क्या इसकी एंट्री करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच अपनी बुक्स में एक्सपेंस डेबिट टू कैश कर देगा। एक चीज और याद रखो, ये गुड्स इनवॉइस पे जा रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट ब्रांच हो तो मैं आपको सेल ट्रीट कर रहा हूं बेसिकली। यहां पे गुड्स एंड कॉस्ट नहीं है, यहां पे गुड्स एंड इनवॉइस, और मैं लोडिंग भी नहीं हटाऊंगा। जो माल नहीं बिकेगा उसकी लोडिंग हटाऊंगा रिकंसाइल करते समय, अभी नहीं मैं लोडिंग। मैं आपको सेल ट्रीट कर रहा हूं, जैसे होलसेल ब्रांच में किया था मैंने, कि मैंने ब्रांच को सेल ट्रीट कर लेनी है। ब्रांच को मैंने सेल कर दिया, ब्रांच को बोलूंगा ये तुम्हारी कॉस्ट है, क्या ऊपर भेज दो। यानी कि तीन प्राइस एग्जिस्ट करेंगे। कॉस्ट प्राइस जो हेड ऑफिस का प्राइस होगा, इनवॉइस प्राइस जिसपे मैं ब्रांच को गुड्स दूंगा, और सेल प्राइस जिसपे ब्रांच बेचेगी। ठीक है। तो जब मैं आपको मान लो 100 की चीज मेरी है, तो मैं आपको 150 में दे रहा हूं, तो 50 रुपए तब कमा रहा हूं, और आपको बोल रहा हूं 250 में बेच दो, तो आप 100 रुपया तब कमा रहा हूं। उसमें से आप खर्चे माइनस करके बताओगे कितना वहां से आया, 50 तो मैंने पहले ही कमा लिए। तो मैं आपको सेल ट्रीट कर रहा हूं, आपकी सेपरेट बुक्स है, मेरी अपनी है, या मैं लोडिंग नहीं हटाऊंगा। क्लियर है इस बात को? चलिए, उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच के एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किए हैं। एंट्री बताइए, हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री होगी? ब्रांच टू बैंक। ठीक है। एक्सपेंस डेबिट नहीं करेगा हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में आती है एंट्रीज, 4-4 5-5 एंट्रीज पूछ लेते हैं। उसके बाद ब्रांच की बुक्स में क्या होगा? शैली आप बताइए। एक्सपेंसेस डेबिट टू, मेरे खर्चे और ने पे किए हैं, खर्चे डेबिट होंगे, जिसने पे किया उसको क्रेडिट कर लो। ठीक है। उसके बाद आउटसाइड परचेज मेड बाय ब्रांच, परचेज किया ब्रांच ने, हेड ऑफिस उसकी क्यों एंट्री करेगा? है ना, हेड ऑफिस उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन ब्रांच क्या करेगा? ऑफ कोर्स परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक। बाय ब्रांच, ब्रांच की सेल होती है, तो हेड ऑफिस उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, और ब्रांच करेगा। ब्रांच के डेटर्स आएंगे, या अगर उधार सेल है तो डेटर डेबिट होंगे, अगर कैश सेल है तो कैश डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? सेल। ठीक। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर ऑफ द ब्रांच, कलेक्शन फ्रॉम डेटर ऑफ ब्रांच रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने वो रिसीव कर लिए।
तो एक बार बताओ, हेड ऑफिस यही ट्रीट करेगा कि मुझे ब्रांच से पैसे आए हैं, वो डेटर को डेबिट क्रेडिट नहीं करेगा, उसके लिए डेटर है ही नहीं, तो वो कैश डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा ब्रांच को, कैश डेबिट करेगा, क्रेडिट वो ब्रांच को ही करेगा और किसी को नहीं करेगा, डेटर से उसे कोई लेना देना नहीं, वो यही ट्रीट करेगा ब्रांच ने दिए हैं। और ब्रांच ये ट्रीट करेगा कि डेटर से पैसे आ गए और हेड ऑफिस को चले गए, तो हेड ऑफिस टू डेटर, हेड ऑफिस टू की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पेमेंट बाय हेड ऑफिस फॉर परचेज मेड बाय ब्रांच। अब ब्रांच ने कोई चीज खरीद ली, पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है, हेड ऑफिस, ब्रांच ने चीज खरीदी, तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच ने परचेज किया लेकिन हेड ऑफिस पेमेंट कर रहा है, हेड ऑफिस के लिए तो ये है कि उसको ब्रांच को पे कर रहा है वो, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर दूसरी तरफ हो और ब्रांच क्या करेगा, वो कहेगा परचेज टू हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस ने जिसने उसके बिहाफ पे पैसे पे किए उसको वो क्रेडिट कर देगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एसेट बाय ब्रांच, ब्रांच ने एसेट परचेज कर लिए हैं, तो हेड ऑफिस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी इस चीज की, है ना, और उसकी एंट्री परचेज की हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर डेप्रिसिएशन हो इसी एंट्री पे, ब्रांच कर लेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए एसेट परचेज बाय ब्रांच बट एसेट अकाउंट रिटेन बाय हेड ऑफिस, बताओ, एसेट परचेज बाय ब्रांच, एसेट अकाउंट रिटेन बाय बताइए, एसेट का अकाउंट किसके पास है, पेमेंट खरीदा किसने है, क्या एंट्री होगी, हेड ऑफिस की बुक्स में फिक्स एसेट टू ब्रांच, और वो क्या करेगा, हेड ऑफिस टू कैश, ठीक है, ठीक है। फिक्स एसेट टू ब्रांच, फिक्स एसेट में ब्रांच एसेट टू ब्रांच और हेड ऑफिस की बुक में, और हेड ऑफिस टू बैंक या लायबिलिटी अगर नहीं पे किया। इसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन हो, इस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हो, हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड करेगा, हेड ऑफिस नहीं, डेप्रिसिएशन ब्रांच का खर्चा है, हेड ऑफिस तो ये एसेट को जरूर कम करेगा, डेबिट किसको करेगा, ब्रांच। हेड, हालांकि देखो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ब्रांच की बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी चाहिए, लेकिन एसेट का अकाउंट किसने मेंटेन किया हुआ है, वो तो किया हुआ है, एसेट किसकी बुक्स में कम होगा, एसेट कम होगा हेड ऑफिस की बुक्स में, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी ब्रांच की बुक्स में। तो क्या करो आप, जिस अमाउंट की डेप्रिसिएशन है हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच डेबिट कर दो और एसेट को उस अमाउंट से कम कर दो, ठीक। और जब आप ब्रांच की बुक्स में जा रहे हो वहां आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करो, क्रेडिट हेड ऑफिस को करोगे क्योंकि आपके पास फिक्स एसेट का खाता नहीं है, हेड ऑफिस के पास है फिक्स एसेट का, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन वाली एंट्री होगी, यही वाली थी देखो, ठीक है। रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, रेमिटेंस बाय फंड्स बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, एंड उसमें ब्रांच कैश और कैश टू हेड ऑफिस, ठीक। रेमिटेंस ऑफ फंड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस रिवर्स एंट्री है, हेड ऑफिस की बुक्स में आ जाएगा कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच की बुक्स में आ जाएगा हेड ऑफिस टू कैश या बैंक। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करते हो, देखो एक ब्रांच की बुक्स में दूसरी ब्रांच का लेजर नहीं होता, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था एंट्री हेड ऑफिस से ही रूट करेगी, तो हेड ऑफिस ये ट्रीट करेगा कि गुड्स मेरे पास आ गए हैं और मैं वो दूसरी ब्रांच को दे रहा हूं, हेड ऑफिस एक ब्रांच को डेबिट कर लेगा, दूसरे को क्रेडिट कर देगा, हेड ऑफिस कर लेगा, ठीक है। तो जिससे गुड्स आए हैं उसको वो क्रेडिट करेगा और जिसको वो गुड्स दे रहा है उसको डेबिट कर लेगा, यानी कि जो रिसीविंग ब्रांच है वो डेबिट हो जाएगी और जहां से आ रहे हैं, ठीक है, जो पे कर रही है उसको क्रेडिट कर लिया जाएगा। लेकिन ब्रांच ये ट्रीट करेगा कि उसने गुड्स हेड ऑफिस को वापस कर दिए हैं, तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस को डेबिट किया जाएगा टू गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक, गुड रिसीव्ड ब्रांच की बुक्स में है ना, ब्रांच की बुक्स में तो गुड रिसीव्ड रिकॉर्ड हुए होंगे ना,
इन्होंने एंट्री गुड रिसीव के साथ नेट करनी होगी, तो मैं गुड रिसीव ही कर रहा हूं ना, ठीक है। हम मानेंगे ना परचेज रिटर्न होगी, है ना, वही है। तो परचेज जब की होगी तो गुड रिसीव डाला होगा ना ब्रांच ने, जब वापस करेगा तो गुड रिसीव टू ब्रांच कर लेगा, क्रेडिट। दीज आर द एंट्रीज, क्लियर है ये एंट्री। के बाद अगला स्टेप होता है कि रिकंसिलेशन करना। रिकंसिलेशन का मतलब जब भी आपको प्रॉफिट बनाना है तो हमारी बुक्स में, अब हेड ऑफिस की बुक्स में अलग रिकॉर्ड हो गए और आपकी बुक्स के रिकॉर्ड अलग है। मैंने अपना ट्रायल बैलेंस बना लिया, आपने अपना ट्रायल बैलेंस बना लिया, है ना, बनाया बनेगा ही, आपकी अपनी एंट्रीज होगी, मेरी अपनी होगी। तो हमारे बीच में दो ट्रांजैक्शन कॉमन होती हैं। मेरी बुक्स में हेड ऑफिस का खाता, मैं ब्रांच हूं, और आप हेड ऑफिस हो, आपकी बुक्स में ब्रांच का खाता, अमाउंट सेम होनी चाहिए। मेरी बुक्स में गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस और आपकी बुक्स में गुड सेंड टू ब्रांच सेम होनी चाहिए। डेबिट बैलेंस रिवर्स होंगे लेकिन अमाउंट सेम होगी। मेरी बुक्स में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस होगा, आपकी बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन अमाउंट सेम होनी चाहिए। मेरी बुक्स में गुड रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस होगा और आपकी बुक्स में गुड सेंट टू ब्रांच का डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन अमाउंट सेम होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो उसे रिकंसाइल करना पड़ेगा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो रिकंसिलेशन करनी पड़ेगी, तभी आप आगे फर्दर फाइनल अकाउंट तैयार कर पाओगे। अगर आप बिना रिकंसिलेशन करे बनाते हो तो आपके फाइनल अकाउंट गलत हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एंट्री मिसिंग होगी तभी रिकंसाइल नहीं हो रही ना। तो हम लोगों ने कर ली, अब आप सारी एंट्रीज करोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, मेरा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, हेड ऑफिस का बन गया, ब्रांच का बन गया। तो जो हमारे कुछ खाते हैं जो कॉमन है उनके बैलेंस अपोजिट और इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं है तो फर्दर प्रोसीड करने से पहले उनको अपोजिट एंड इक्वल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फाइनल अकाउंट तैयार करने से आपका बैंक रिकंसिलेशन करने से पहले रिकंसिलेशन होती है, बैंक रिकंसिलेशन। फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद रिकंसिलेशन थोड़ा ना करोगे, हो सकता है कुछ खर्चे रिकॉर्ड करने भूल गए हो तभी मैच नहीं हो रहे। तो सिमिलरली ब्रांच की बुक्स और हेड ऑफिस की बुक्स को जो रिकंसिल किया जाएगा वो यहां पर किया जाएगा। रिकंसिलेशन करनी पड़ेगी, डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा कि क्यों डिफरेंस आए हैं, क्या डिसएग्रीमेंट, उसको पहले ठीक करेंगे। उसके बाद हम लोग अगर फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे, अगर ब्रांच का बोला तो ब्रांच का बना देंगे, अगर हेड ऑफिस का बोला तो हेड ऑफिस का बना देंगे। तो रिकंसिलेशन के ऊपर चलते हैं। रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट, कहता क्यों ये जो रिकंसिलेशन क्यों करनी पड़ती है, वाई देयर इज ए डिफरेंस, डिफरेंस आने के कारण क्या होते हैं। पहला, गुड्स डिस्पैच बाय हेड ऑफिस नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच, दिस गुड्स मे बी इन ट्रांजिट और लॉस इन ट्रांजिट। मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड भेज दिए तो हेड ऑफिस की बुक्स में आएगा क्या, गुड सेंट टू ब्रांच, रिकॉर्ड हो गया टू ब्रांच, लेकिन ब्रांच को वो गुड्स मिले ही नहीं, या तो वो खराब हो चुके हैं या वो ट्रांजिट में है और ईयर एंड हो गया है, या तो वो गुड्स ट्रांजिट में है या खराब हो चुके हैं, आइदर ऑफ द टू होगा, ठीक है। दूसरा है ब्रांच ने गुड्स भेजे तो ब्रांच ने गुड्स रिसीव को डेबिट कर दिया और वो हेड ऑफिस के पास गुड्स पहुंचे नहीं, जो पहुंचे नहीं या तो वो खराब हो गए होंगे रास्ते में या फिर अभी ईयर एंड हो गया ट्रांजिट में होंगे, इस वजह से मिसमैच हो गया। उसके बाद हेड ऑफिस ने कैश भेजा, ब्रांच को मिला ही नहीं, हेड ऑफिस रास्ते में है वो कैश, या इधर उधर हेरा फेरी होगी तो वहां पर है ब्रांच के बैलेंस और हेड ऑफिस के बैलेंस में डिफरेंस आएगा। सिमिलरली ब्रांच ने कैश भेजा, उस वजह से डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, या कोई और कारण भी हो सकता है जिस वजह से डिफरेंस आएगा। अब इस डिफरेंस को ठीक कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है, जिसके एंड पे एंट्री पेंडिंग है उसकी बुक्स में एंट्री कर दो। जैसे सपोज करो आप हेड ऑफिस हो, मैं ब्रांच हूं, हमारी बुक्स में डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस है कि आपने गुड्स भेजे थे मुझे मिले नहीं, ट्रांजिट में है, तो मैं एंट्री करूं गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस कर दूंगा। मैच कर गया ना, बैलेंस मैच करके हेड ऑफिस का और आपका बैलेंस मैच कर देगा। आपने गुड्स भेजे मुझे मिले नहीं, ट्रांजिट में है, तो जिसके एंड पे एंट्री पेंडिंग है वो एंट्री करेगा।
रिकंसाइल करने के लिए। तो कौन करेगा? ब्रांच करेगा। यहां पर गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। आपने गुड्स भेजे, रास्ते में खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, किसके एंड पे मिसमैच हो गया? किसके एंड पे एंट्री पेंडिंग है? हेड ऑफिस के। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री क्यों डालूंगा जब मेरे को मिलना ही नहीं है? वो नहीं समझो ना। आपने भेजे, रास्ते में ही खराब हो गए, तो आप अपनी एंट्री रिवर्स करो भाई, जो मुझे मिलना ही नहीं है। समझो, जो आपने भेजे मुझे मिल जाएंगे, मैं ट्रांजिट में रिकॉर्ड कर लूंगा कि गुड्स इन ट्रांजिट है। जो आपने भेजे मुझे मिलने ही नहीं है, तो मैं खामखा रिकॉर्ड करके फिर अपना लॉस ट्रीट करूंगा। तो मैं बोलूंगा एंट्री पेंडिंग है, आप कर लो। आप एंट्री को करके अब नॉर्मल लॉस ट्रीट करोगे। अब नॉर्मल या गुड्स लॉस्ट इन फायर या वट एवर, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट डेबिट करोगे और गुड्स सेंड को क्रेडिट कर दोगे। मैच हो जाएगा हमारा बैलेंस। जो भी होगा पहले गुड्स वापस लोगे, फिर अब नॉर्मल लॉस ट्रीट कर लोगे। तो आपको एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, जो भेजने वाली पहले, और फिर आपने भेजे होंगे ना, पहले आपने मेरे को डेबिट किया होगा, ब्रांच को डेबिट किया होगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच, पहले तो उसको रिवर्स करो। आ गया, लॉस ट्रीट करो, ठीक है। उसके बाद आपने मुझे कैश भेजा, मेरे को मिला नहीं। आपने भेजा, मुझे मिला नहीं, रास्ते में है, ईयर एंड हो चुका है, तो किसके एंड पे एंड पेंडिंग है? ब्रांच के। ब्रांच एंट्री करेगा कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। मैंने आपको रिमिट किया है, मैंने आपको रिमिट किया है पैसा ईयर एंड पर, आपको मिला नहीं, तो मैंने तो एंट्री डाल दी होगी ना, हेड ऑफिस टू कैश। आपको मिला नहीं, तो किसके एंड पे एंट्री पेंडिंग है? हेड ऑफिस के। तो कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, हेड ऑफिस करेगा ये एंट्री, ठीक है। मान लीजिए मेरे एक्सपेंसेस हैं, आपने पे कर दिए, मेरे को नॉलेज ही नहीं है, मिसमैच हो गया। इस वजह से भी तो मिसमैच हो गया ना। कुछ ऐसे खर्चे हैं कि जो हेड ऑफिस ने पे कर दिए ब्रांच के, हेड ऑफिस ने पे कर दिए ब्रांच के, और ब्रांच को तो पता ही नहीं। जब बताओगे तभी होगा ना। मिसमैच हो गया। किसके एंड पे एंट्री पेंडिंग है? ब्रांच के। तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा ऐसे खर्चों की? ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। मैच हो गया। मान लीजिए आपके खर्चे हैं हेड ऑफिस के, मुझे आपने कोई इंस्ट्रक्शन दे दी कि यार मेरे खर्चे पे कर देना, और आप भूल गए, आपने एंट्री नहीं की, मैंने पे कर दिए, तो आपके एंड पे एंट्री पेंडिंग है, तो आप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक। उसके बाद आपके डेटर्स है, मैंने अमाउंट रिसीव कर ली, हेड ऑफिस के डेटर्स है, रिकवरी किसने कर ली? ब्रांच ने। ब्रांच ने तो एंट्री रिकॉर्ड कर ली, और हेड ऑफिस भाई साहब को तो याद ही नहीं, पता ही नहीं, ईयर एंड पे मिसमैच हो गया। तो आप उसकी एंट्री किसके एंड पे पेंडिंग है? हेड ऑफिस के। तो हेड ऑफिस क्या करेगा उस एंट्री को? ब्रांच टू डेटर्स, ठीक है। सेम आपके डेटर्स हैं, ब्रांच हेड सॉरी मेरे डेटर्स हैं ब्रांच के, हेड ऑफिस के पास पैसा पहुंच गया, ब्रांच को पता ही नहीं, तो हेड ऑफिस ने तो एंट्री कर ली कैश रिसीव करने की, तो मेरी बुक्स में एंट्री पेंडिंग होगी ना, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इस तरीके से आपको रिकंसाइल करना होगा। क्लियर? रिकंसिलेशन करना होगा, जिसके एंड पे एंट्री पेंडिंग होगी उसकी बुक्स में वो एंट्री कर देंगे। ये रहे आपके एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ एग्जांपल है। कहते हैं कि ये हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है और ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दे दिया उन्होंने। द टेक्निक ऑफ रिकंसिलेशन हैज बीन इलस्ट्रेटेड थ्रू द एग्जांपल गिवन बिलो। तो क्या क्या दिया हुआ देखो, हेड ऑफिस की बुक्स में गुड सेंट और ब्रांच की बुक्स में गुड रिसीव्ड, 10,000 का फर्क ही है, ठीक। ब्रांच अकाउंट का फर्क है 1,12,000 का, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का खाता डेबिट बैलेंस और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का खाता 78,500 डिफरेंस है। ऑन एनालिसिस ऑफ ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स एंड हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच बुक्स यू फाइंड, ये डिफरेंसेस के कारण दिए, दीज आर द रीजंस। गुड्स वैल्यू 10,000 सेंड बाय हेड ऑफिस नॉट बीन रिसीव्ड। मेरे को आप ना बताते जाना किस किस की बुक में एंट्री करनी है। गुड्स वैल्यू 10,000 सेंड बाय हेड ऑफिस नॉट रिसीव्ड इन ब्रांच हिंस नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। किसके? ये ऑफकोर्स ट्रांजिट होंगी ना, ट्रांजिट वाली एंट्रीज होंगी। तो गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, ब्रांच के एंड पे एंट्री पेंडिंग होगी, एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट, 15,000 रिमिटेड बाय ब्रांच, ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड हिंस नॉट रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक्स। 15,000 है, ब्रांच ने रिमिट किए हैं
ब्रांच ने रिमिट किए हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक्स, तो एंट्री क्या होगी? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ठीक है। डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ 10,500 फ्रॉम कस्टमर ऑफ ब्रांच बाय हेड ऑफिस नॉट इन्फॉर्म टू ब्रांच, देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड बाय ब्रांच। ब्रांच करेगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है। 10,500, a sum of 14,500 paid by branch to the supplier of head office not recorded in the head office, creditor account debit to branch। हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, क्रेडिटर डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर पे हो गए, किसने किया? ब्रांच ने, ब्रांच क्रेडिट। ठीक है। हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर एलोकेशन टू ब्रांच 12,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच। कॉमन खर्चे किए होंगे हेड ऑफिस ने, ब्रांच को एलोकेट कर दिए होंगे, ब्रांच ने वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, किसके एंड पे एंट्री पेंडिंग है? ब्रांच के एंड पे एंट्री पेंडिंग है, तो वो एंट्री कर लेंगे। क्या होगी वो एंट्री? बताओ। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ठीक। 7,500 being FD interest of head office received by branch on oral instruction from head office not recorded in the head office। ब्रांच को डेबिट कर देंगे और इनकम को क्रेडिट कर लेंगे, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर लेंगे हेड ऑफिस की बुक्स में। अब आप देखो, दीज आर द डिफरेंस। अब एक चीज और देखो कि आप ये मैच कर रहा है अब हेड ऑफिस और ब्रांच का खाता, चेक करो, हेड ऑफिस और ब्रांच डेबिट क्रेडिट प्लस हो गए, नहीं हो गए, डिफरेंस आएगा अभी भी। तो एक आधी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो अभी भी रहती है। ठीक है, वो ये वाली गुड सेंट वाली, ये भी मैच नहीं हुआ अभी तक। चलो ये तो हो गया है, क्या ये हो गई है, और ये क्या, ये बैलेंस मैच कर गए? नहीं नहीं, जरूरी थोड़ा ना सारी एंट्रीज दी होंगी, चेक करने पड़ते हैं कि बैलेंस मैच कर गए हैं कि नहीं कर गए। फिक्स डिपॉजिट वाली होगी, अगर तो मैच करके हुए फिर तो ठीक है, अगर मैच नहीं किए हुए, देखो जो एंट्रीज हेड ऑफिस के एंड पे पेंडिंग थी वो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी, जो एंट्री ब्रांच के एंड पे पेंडिंग होगी तो ब्रांच की बुक्स में होगी। और अगर ये मैच कर और ब्रांच का बैलेंस इक्वल एंड अपोजिट आ गया फिर तो एंट्री सारी होगी, रिकंसिलेशन हो गया। और अगर ये बैलेंस इक्वल एंड अपोजिट नहीं हुआ तो वी हैव टू लुक फॉर अनदर रीजन कि क्यों डिफरेंस अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांच की बुक्स में 90,000 का बैलेंस आ गया, कर गया, और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस वो भी 90,000 है, कर गया। अगर ये मैच नहीं होता तो हमें जानबूझ के वो एंट्री मिस कर देते हैं। जनरली वो गुड सेंट और गुड रिसीव की एंट्री मिस कर देते हैं, बाकी चीजें बता देते हैं, क्योंकि वो तो यहां से दिख ही रही होती हैं। मान लो पहली एंट्री ना दी होती है उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंट्री नहीं दी है, मान लो, वो जान के नहीं देते हैं, वो आपसे रिकंसिलेशन इन एंट्रीज की करवा देते हैं, और आप इनको रिकंसाइल भूल जाते हो कि ऊपर भी तो डिफरेंस है, तो इसकी डायरेक्ट एंट्री नहीं देते हैं। यहां तो दी है, ये बाद में बुक कमेंड हुई है उसमें दे दी, पहले ये देते नहीं थे, ये वाली एंट्री तो देते ही नहीं थे, तो हमें खुद ढूंढनी पड़ती थी कि हाँ ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है जी, तो रिकंसिलेशन होगी, रिकंसिलेशन के बाद ये वाला होता है ना गुड सेंट और गुड रिसीव्ड वाला, इसमें तो दिया ही हुआ है, इसमें तो मैच कर गया। बाई चांस ये वाला वो ना पॉइंट देता फॉर एग्जांपल, तो मैच ना होता, तो हमें इसको देख के पता ही लग रहा था कि ये 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? अब फाइनल अकाउंट तैयार कर लेंगे, ब्रांच की बुक्स में ब्रांच का खाता बना लेंगे, P&L बना लेंगे, हेड ऑफिस की बुक्स में हेड ऑफिस का बना लेंगे, बात खत्म। बनाना कैसे है? टी फॉर्म में बना लेंगे और कुछ नहीं करना, ब्रांच की बुक्स में ब्रांच का प्रॉफिट निकाल लेंगे, हेड ऑफिस की बुक्स में हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब तीसरा स्टेप नेक्स्ट आता है रिकंसाइल करना, इकट्ठा करना। जब रिकंसाइल आता है, ब्रांच ने अपना P&L बना लिया, ब्रांच की ट्रायल बैलेंस में क्या बचा है बताओ? 3 प्रॉफिट होंगे ना, एक हेड ऑफिस का अपना होगा, एक ब्रांच का होगा, एक टोटल हो गया। बैलेंस शीट में तो टोटल एक ही बैलेंस शीट होती है, ब्रांच की अपनी हेड ऑफिस की अपनी बैलेंस शीट नहीं होती है ब्रांच। अब देखो ब्रांच ने अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, हेड ऑफिस ने अपना निकाल लिया, वो कहते हैं इकट्ठा करो, टोटल भी बनाओ। अब अगर आप दिमाग लगाओ तो ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में क्या मिलेगा आपको? ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच के पास जो एसेट्स है, ब्रांच के पास जो लायबिलिटीज है और प्रॉफिट, क्योंकि ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस बना चुका है, और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का खाता।
यही मिलेगा ना। अब उसको उठा के हेड ऑफिस की बुक्स में लेके आना है और फिर कॉमन बैलेंस शीट बनानी है। उसे बोलते हैं कि इनकॉर्पोरेट कर दिया ब्रांच की बुक्स को हेड ऑफिस के साथ। अगर आप सोचो तो ब्रांच की बुक्स में क्या बचा, मैंने आपको बोला ना 3 चीजें ही बची हैं, एसेट बच गए हैं, लायबिलिटीज बच गई हैं, इनकम पी एंड प्रॉफिट। इनकम नहीं, रेवेन्यू अकाउंट कोई नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट होगा क्योंकि ब्रांच अपना प्रॉफिट निकाल चुका होगा। और इन सब का जो सूत्र होगा वो होगा ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का खाता। वो एंट्रीज उठा के कहां लेके आनी है, हेड ऑफिस की बुक्स में लेके आनी है। तो पहले लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं। अब ब्रांच की बुक्स में एसेट को करेंगे क्रेडिट और हेड ऑफिस को करेंगे डेबिट, रिवर्स कर दो। और लायबिलिटीज को करेंगे डेबिट और हेड ऑफिस को करेंगे क्रेडिट। ब्रांच की बुक से वो सारा चीज उड़ जाएगा। देखो ना, ब्रांच की बुक का क्या बैलेंस होता है, उसको कर दो क्रेडिट, ठीक है। और ब्रांच की बुक्स में लायबिलिटीज और इनकम का क्या, पीएनएल का क्या बेनिफिट बैलेंस होगा, क्रेडिट होगा, उसको कर दो डेबिट। ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट, उसको कर दो डेबिट। सब कुछ रिवर्स कर दिया। जब रिवर्स हो गया ट्रायल बैलेंस साफ हो गया ब्रांच का, जीरो हो गया ना, ट्रायल बैलेंस जीरो हो गया उसका। वो उठ के रिकंसाइल्ड है, मैच हुए हैं, वो उठ के मेरे पास आ गया। हेड ऑफिस क्या करेगा, सारे ब्रांच के एसेट को डेबिट कर लेगा, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा, सारी ब्रांच की लायबिलिटीज और आमदन को क्रेडिट कर लेगा। और ये एंट्री करते समय ब्रांच का जो बैलेंस होगा हेड ऑफिस की बुक में उसको क्रेडिट कर लेगा। तो एसेट के साथ एसेट जुड़ जाएंगे, लायबिलिटीज के साथ लायबिलिटी जुड़ जाएंगी, इकट्ठी बैलेंस शीट बन गई। प्रॉफिट जो आएगा उस प्रॉफिट में से स्टॉक रिजर्व हटा देगा। अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं। एक बार बताओ, मैंने प्रॉफिट आपसे कमाया था ना, गुड्स भेजे थे आपको, ठीक है, प्रॉफिट कमा लिया था। अगर आपके पास वो गुड्स स्टॉक में पड़े हुए हैं तो मेरा प्रॉफिट अनरियलाइज हो गया, तो वो मैं स्टॉक रिजर्व अपनी बुक से हटा लूंगा और मैच कर जाएगा। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, ठीक है। 3 स्टेप्स हैं, पहले में तो हमने एंट्रीज करनी है, दूसरे में रिकंसाइल कर लिया, तीसरे में रिकंसाइल करके आपने अपना प्रॉफिट बना लिया, मैंने अपना प्रॉफिट बना लिया। उसके बाद रिकंसिलेशन की इनकॉर्पोरेट करने की बात आती है। आप अपनी बुक से बुक्स एंट्रीज करके मेरी बुक्स में भेज दोगे। आप अपनी बुक्स में जब उठा के एंट्रीज भेजोगे तो आपके लिए सूत्र रहेगा हेड ऑफिस का खाता। आप सारे एसेट को क्रेडिट करोगे, सारी इनकम और लायबिलिटीज को करोगे डेबिट, और आप हेड ऑफिस के खाते को करोगे डेबिट। तो ऑटोमेटिकली आपकी बुक्स के ट्रायल बैलेंस से वो एंट्रीज निकल जाएंगी। मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। मैं रिकॉर्ड करने के लिए मेरा सूत्र होगा रिकॉर्ड करने के लिए हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का खाता। मैं आपकी सारी एसेट अपनी बुक्स में डेबिट कर लूंगा, आपकी सारी लायबिलिटीज अपनी बुक्स में क्रेडिट कर लूंगा और ब्रांच के खाते को क्रेडिट कर दूंगा। एंट्रीज होगी और वो सारी चीजें मेरी बुक्स में आ जाएंगी। मेरी बुक्स में ब्रांच का खाता नील हो जाएगा। ठीक, नील हो गया। अब मुझे फाइनल प्रॉफिट पता करना है। मेरा प्रॉफिट आ गया, आपका आ गया, लेकिन आपके जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना पास में, जो मेरी बुक्स में आ चुका है वापस, उसमें मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट